आई हैव चेंज द, मैंने जो वेरिएबल्स नेम है जो एक्चुअली एसपीएसएस फाइल में चेंज किए थे, अगर हमारा इधर नेम और एसपीएसएस की फाइल में जो नेम है वो सेम नहीं होगा तो ये फाइल रन नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने इधर पहले वेरिएबल का नेम थोड़ा बड़ा लिखा हुआ, तो इस अब मैंने क्या किया था एसपीएसएस में एक्चुअली जो फाइल थी उसमें नेम चेंज कर दिया था, नेम चेंज कर दिया तो इस पे भी चेंज करना तो मस्ट हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता कि एसपीएसएस की फाइल में हमारी में फाइल में नेम और हो और हम इधर कोई और नेम रख लें, ये पॉसिबल नहीं होगा। सपोज इधर हमने अब अभी मैंने HIS1 कर दिया था, वो वहाँ क्या HIS एडॉप्शन 1 है, तो इस वजह से ये रन नहीं हो पा रहा। तो रन कैसे होगा कि हम या तो वेरिएबल दोबारा डालें अमोस में, या हम क्या करें, या दोबारा रीराइट कर लें। हम बेहतर यही है, कोई इजी सोल्यूशन है कि हम दोबारा डाल देते हैं। तो ये वही अगेन आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेंगे इंटरफेस प्रॉपर्टी में जाके कि ये लेबल को शो ना करे, जस्ट वेरिएबल नेम को शो करे। इसको चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये चेंज होगा, जस्ट वेरिएबल नेम जो है वही शो होगा। तो जस्ट वेरिएबल नेम शो हो रहे हैं, यानी कि वेरिएबल्स नेम वही होना चाहिए पूरी शीट में जो आपका आपने एसपीएसएस फाइल में रखे हुए हैं। अगर वो सेम नहीं होंगे तो ये रन नहीं होगा। तो अब हम कैलकुलेट पे क्लिक करें तो अब ये रन हो रहा है। तो आउटपुट को देखने के लिए हम ये यूज करते हैं जी आउटपुट। तो ये सारी आउटपुट है, ये दो तरह की आउटपुट शो करता है जी, एक अनस्टैंडर्डाइज शो करेगा और दूसरी है स्टैंडर्डाइज शो करता है। तो हम जो पेपर्स में रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो टोटली स्टैंडर्डाइज होती है, मतलब ये सारी कैलकुलेशंस हम पेपर्स में रिपोर्ट करें, जो अनस्टैंडर्डाइज होती हैं वो हम रिपोर्ट नहीं करते। तो अब हमने मेन CFA रन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इस पे देखेंगे कि मेन किसी में कोई इशू तो नहीं आ रहा। इशू से क्या मुराद है कि हमारे थंब रूल है कुछ चीजें ना, जैसा कि हमारी फैक्टर लोडिंग है शुड बी हायर देन 0.7 और हमारा एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड जो है वो हायर होना चाहिए 0.5 से। ये देखिए, ये हमारी फैक्टर लोडिंग को शो कर रहा है, ये 93, 93, 90 और 88, ये हमारी फैक्टर लोडिंग्स हैं। ये 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, 0.7 से अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ एक्सेप्टेबल इस शेयर में हो सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो ओवरऑल हमारी एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड 0.5 से ज्यादा रहे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा वेरिएंस एक्सपेक्टेड एक्चुअली है क्या, वेरिएंस एक्सपेक्टेड एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड एक्चुअली है क्या, ये जस्ट इट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ लोडिंग, यानी कि 93 का स्क्वायर रूट जो है वो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड 87 है। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो रिग्रेशन वेट है, लोडिंग्स है, ये एक्चुअली स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड होता है। तो पहले अमोस में प्लगइन्स मौजूद नहीं थे, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, यानी कि मैनुअली हमें बहुत काम करना पड़ता था। यानी कि मैंने अपने पहले पेपर में तकरीबन सारा मैनुअल किया हुआ है, उसके बाद मुझे प्लगइन आ गई थी मार्केट में, तो प्लगइन की वजह से काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। प्लगइन से हम क्या करते हैं, जस्ट हमें चाहिए, ये हमने वैलिडिटी चेक करनी है अपने इस मॉडल की, तो हम जस्ट मास्टर वैलिडिटी प्लगइन को यूज करते हुए मास्टर वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो है वो वैलिडिटी टोटल इसकी कैलकुलेशंस को शो कर देगा। सर ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं सर, ये टेबल तो नहीं आ रहा होगा? नहीं, हमें वो दूसरी नजर नहीं आ रही, हमें सिर्फ यही अमोस वाली आ रही है। मतलब ये आ गया जी सर, अब आ रहा जी, अब आ रही है जी। यानी कि हमने अमोस को यूज करते हुए जब प्लगइन को यूज किया तो हमारी सारी कैलकुलेशन ऑटो पे आ गई हैं। ये पहले जो था मैंने अपने फर्स्ट पेपर में जो मैनुअल कैलकुलेट किया है, हर चीज को इधर से देखते हुए कैलकुलेट किया, फिर ये सारी चीजें निकाल के मतलब पेपर में लिखी। अब काम जो है वो
बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। अब हर चीज़ हमारी फिंगर टिप्स पे है। हमें CR वैल्यू चाहिए, ये सारी मतलब हर वेरिएबल की पड़ी है। एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड हर वेरिएबल का पड़ा है। और ये कन्वर्जन वैलिडिटी के लिए ये सारा टेबल बना पड़ा है, यानी कि ये रिलेशनशिप है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से। और जो बोल्ड में है ये एक्चुअली एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर रूट है। और इसमें क्या अब मैं आपको शो करता हूँ अपने पेपर में, जैसे हम मतलब इसको रिपोर्ट करते हैं ना। ये 2019 में जो मेरा पेपर आया था, इसमें मैंने एक्चुअली ये अब हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि एक्चुअली होती क्या है ये। जी तो कंस्ट्रक्टिबिलिटी एक्चुअली है क्या? कंस्ट्रक्टिबिलिटी दो कन्वर्जन वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के जरिए हमने इसको एलैबोरेट किया है। तो जो हमारी कन्वर्जन वैलिडिटी होती है ये एक्चुअली फैक्टर लोडिंग और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, इन दो चीज़ों को देखते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें विद इन रेंज है, जो हमारी रिकमेंडेड वैल्यू है उसके अंदर है, तो समझ लें कि हमारी कन्वर्जन वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है, हम मॉडल को फर्दर लेके जा सकते हैं। मैनी स्कॉलर जिसमें हेयर एट ऑल मतलब डॉक्टर हेयर जो है ये काफ़ी फेमस है, इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं। इनकी रिकमेंडेशन मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि इन्होंने रिकमेंड किया है कि फैक्टर लोडिंग 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड जो है वो 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके मॉडल में फिट हैं, दोनों की वैल्यू रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा है, इट्स मीन कि कन्वर्जन वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। दूसरी आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारा एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, जो कि हमने ये जो कि हमारी ये वैल्यू है जो कि लोडिंग की एक्चुअली स्क्वायर रूट है, इसका अगेन हम स्क्वायर रूट लेते हैं और वो वैल्यू है वो जो हमने उधर रिपोर्ट की है, इसको हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को मेजर करने के लिए। इस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है इज द मेजरमेंट बाय स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड व्हिच शुड बी हायर देन इट्स कोरिलेशन विद अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन है उससे ये ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तब ही हम कह सकते हैं कि देयर इज नो इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कोरिलेशन, ये सारे कोरिलेशन हैं। इस वेरिएबल अगर वेन है, इसके साथ ये सारे कोरिलेशन जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड। और लास्ट पे जो है वो फाइनली हम देखते हैं रिलायबिलिटी, वेदर हमारा मॉडल जो है वो रिलायबिलिटी इशू तो नहीं है। अगर नहीं है तो इट्स मीन कि हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, सेम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए जा सकते हैं। तो रिलायबिलिटी हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी में हम एक्चुअली देखते हैं कि कन्वर्जन कंपोजिट रिलायबिलिटी और क्रोनबेक अल्फा दोनों की वैल्यूज 0.7 से अगर ज़्यादा है तो मतलब हमें कोई इशू नहीं है, हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए जा सकते हैं, फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हमें इन रिलायबिलिटी या वैलिडिटी में कहीं भी कोई इशू आएगा तो हम फर्दर सम अप्लाई नहीं कर सकते। हम सम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस की तमाम वैल्यूज जो है विद इन रेंज है, रेंज के अंदर है। मोस्टली ये होता है जब आपने डाटा अच्छे तरीके से कलेक्ट किया है, रिस्पोंडेंट फुली अवेयर है जो आप काम कर रहे हैं, तो मोस्टली ऐसा नहीं होता कि आपके मतलब कैलकुलेशन में कोई फर्क आए। मोस्टली ये होता है कि बिल्कुल ठीक आ जाती है। और उसके बाद मॉडल फिट इंडाइसिस
और दूसरा हम गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस कंपैरिजन करते हैं, मतलब हम सबसे पहले चीज स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी इसमें, और उसके बाद दो गुडनेस ऑफ फिट की और दो बैडनेस ऑफ फिट हम रिपोर्ट करते हैं ताकि हम शो कर सकें हम देयर इज नो इशू इन मॉडल फिट मेजर्स। तो इस टेक्स्ट के जरिए से हम हमारी तमाम जो कैलकुलेशंस हैं वो देख सकते हैं। यहाँ एस्टिमेट्स है, मतलब हमारे तमाम रिग्रेशन जो है वो विद इन रेंज है। किसी भी पी वैल्यू सब की 0.005 से ज़्यादा है, जब ज़्यादा होगी 0.005 से तब ये ट्रिपल स्टार आ जाते हैं। मॉडल फिट में हम देखेंगे थंब रूल ये है कि अगर आपकी चीज कर वैल्यू 1.2 से कम है तो इट्स मीन आप फाइन हैं, मतलब आपका मॉडल फिट एग्जैक्ट है, आपकी बाकी वैल्यूज भी तकरीबन ठीक होंगी। तो ये कुछ गुडनेस ऑफ फिट हैं जो कि एक के करीब करीब होंगी तो बेहतर समझा जाता है। कुछ स्कॉलर्स के नज़र में, कुछ स्कॉलर्स की अकॉर्डिंग 0.8 से ज़्यादा हो तो भी ठीक है, कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग 0.9 से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम मतलब हम इसको मॉडल फिट को गुड नहीं मान सकते। और जब कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग 0.95 से अबव होने चाहिए। ये स्कॉलर टू स्कॉलर वेरी कर रहा है। अगर आपकी जो भी आउटकम्स आ रही हैं आपने उसको डिफेंड करना है अपने पेपर में, और उसमें कुछ गुडनेस है दो ऐड कर देनी है और दो बैडनेस ऐड करनी है ताकि आप अपने मॉडल को डिफेंड कर सकें। और इसको भी चेक करने के लिए हमारे पास प्लगइन मौजूद है। प्लगइन को यूज करते हुए हम मॉडल फिट मेजर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी मॉडल फिट मेजर्स हमारे सामने आ जाएंगी, और हम ये भी मैनुअल कैलकुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। यानी कि ये मॉडल फिट मेजर्स हमारी तमाम आ गई हैं, यानी कि बता देते हैं क्या है कि हमारे मॉडल में कोई इश्यू है तो वो नीचे आ जाता है कि ये आपके मॉडल में ये इश्यू है, आप इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी कोई इशू नहीं मॉडल फिट मेजर में, हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए जा सकते हैं, रन कर सकते हैं। नहीं सर, इट्स ऑल अबाउट कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, वो होपफुली सम अदर टाइम डिस्कस की जा सकती हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी हवाले से तो वो पूछ सकते हैं। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये तो मेजरमेंट मॉडल हमने इसको रन किया ना, जी तो मॉडल नहीं रन करेंगे? स्ट्रक्चर मॉडल, जी 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 सर वो कर लेते हैं ना। सर, वो भी कर दें, फिर इसके बाद हम ना फिर आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी 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 चल। थैंक यू। जी जब हमारी ये सारी मेजर्स कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस की ठीक हो तो उसके बाद ही हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की तरफ जा सकते हैं। जी हमारा इस पेपर में मेरा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो था वो है अपना HIS, तो उसको हम अब फ्रंट लाइन पे ले आते हैं।
जी अब हमने सभी का इम्पैक्ट इसके ऊपर चेक करना है जी। अब हम सिंपली एरो से क्लिक कर देंगे, हमारे कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस जो है वो उसकी सारी मेजर्स ठीक हैं। तो हमने अब जैसा कि हमने रूल्स में बता दिया था कि जो अपना जी इस रूल में हमारा जो फोर्थ रूल था उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो एंडोजीनियस वेरिएबल्स होगा जब यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके ऊपर मस्ट एरर टर्म होनी चाहिए। इस वजह से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हमारा है, एच आई एस अडॉप्शन। तो उस पर हम क्या करेंगे, ये हमारी एरर टर्म पड़ी है, इसको हम फिट कर देंगे। प्लगइन्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अनऑब्जर्व वेरिएबल्स को, इसका नेम कोई नहीं है अभी फिलहाल तो इसको हम नेम दे देंगे, नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल। तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमने जी अब स्ट्रक्चरल सैम को रन किया है जी। तो इसको देखने के लिए हम मतलब आउटपुट विंडो पर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हम रिपोर्ट जब स्टैंडर्डाइज करते हैं तो स्टैंडर्डाइज को ही देखेंगे। तो स्टैंडर्डाइज में ये हमारे रिग्रेशन वेट्स हैं जो हम पेपर में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये हमारा जो 30 शो हो रहा है ये छोटा, ये एक्चुअली है हमारा जो हम आर, जिसको आर शो कर रहे होते हैं। ये 30 जो है ये हमारा आर है, आर स्क्वायर। तो इसको रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए हम टेक्स्ट विंडो में जाएंगे और ये एस्टिमेट्स बने हैं, इधर से हम अपनी वैल्यूज को लेते जाएंगे और पेपर में रिपोर्ट करते जाएंगे। जो स्टैंडर्डाइज इधर से हम एक्चुअली एस्टिमेट्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम रिपोर्ट किधर से करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज लिखा होगा, मतलब ये स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन है, हम इधर से रिपोर्ट करेंगे सारे। तो ये हमारे रिग्रेशन वेट्स हैं, मतलब वेरिएबल एक्चुअली हमारा डिपेंडेंट जो एच उसको हमने 7 नंबर दिया हुआ, ये सभी के आगे एस्टिमेट्स आ रहे हैं। इसकी पी वैल्यू हम ऊपर से रिपोर्ट करेंगे, इसके साथ साथ पी वैल्यू आ रही है, ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंट है। जैसे जो सिग्निफिकेंट है उस हिसाब से हम पेपर में रिपोर्ट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने पेपर में रिपोर्ट किया हुआ है। और इसमें हम पेपर में रिपोर्ट क्या करते हैं, तो जस्ट शो कर दिया, हाइपोथेसिस शो कर दिया, मेनली हम बीटा को शो करते हैं, एरर जो है उसको शो करते हैं, टी वैल्यू कुछ कॉलर कर देते हैं, कुछ नहीं करते, ये आप पे डिपेंडेंट है। कुछ जस्ट ये 3 ही मेन शो करते हैं, बीटा, स्टैंडर्ड एरर और पी वैल्यू, जस्ट यही शो करते हैं। जी सर। जी थैंक यू साहब, माशाल्लाह जी, बड़ा वंडरफुल सेशन और बड़ा समराइज सेशन रहा। बाकी मैं वेलकम करता हूं जी, अगर देयर इज एनी क्वेश्चन
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नो यू मे आस्क टू आवर रिस्पेक्टेड स्पीकर। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये पता है, ये स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है, इसी में सिर्फ यही आप सिंपल रिग्रेशन आप देख रहे हो तो रिलेशनशिप देख रहे हो तो आईवी और डीवी के, या और भी कोई क्राइटेरिया है इसको रिपोर्ट करने का, या हम आर स्क्वायर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, या हम टी वैल्यू या पी सिग्निफिकेंट वैल्यू या बीटा हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर मॉडल में। जैसे कि मेजरमेंट मॉडल में कंफर्मेटरी, जिसको हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, उसमें तो 3-4 क्राइटेरिया थे। कंपोजिट ड्यूरेबिलिटी भी देख रहे थे हम, एवीई भी देख रहे थे उसकी, ठीक है जी, अपना वो फॉर्मूला लैकर भी देख रहे थे। जी सर, एक्चुअली वो हमारा मेन टूल था, उसने हमें कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस ने एक्चुअली हमें बताया कि हमारा जो डाटा है उसमें कोई इशू नहीं है। जो हमने रिस्पोंडेंट से पूछा, जो हम पूछना चाह रहे थे, आया कि उसने वही चीज़ बताई है या उससे सेपरेट बताई है। हमारा पर्पस था जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करना, हमारा पर्पस था HIS को मेजर करना। आया कि हमने HIS में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने पूछा है। मीन्स अब मैं एक क्वेश्चन ये आपको अपना दिखाता हूँ दूसरे पेपर का ना। जी जी मीन इसमें मैंने HIS एक्सेप्टेंस को मेजर किया है ना। इसमें सपोज परसीव्ड यूजफुलनेस है, इसको मेजर करने के लिए मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं जी, रिस्पोंडेंट से जो पूछे हैं मैंने। इन 6 के ऊपर रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स कौन सा, अगर इक्वली रिस्पॉन्स किया इट्स मीन कि मेरी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे आएंगे। अगर इन्होंने डिफरेंट रिस्पॉन्ड किया है, मतलब हमारे मेरे क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे, एक्चुअली हम पूछ किसके बारे में रहे हैं, परसीव यूजफुल है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो रिस्पोंडेंट क्या करेंगे, तकरीबन सिमिलर आंसर होगा सभी का। परसीव इजी ऑफ यूज का हम जब पूछेंगे तो तकरीबन सिमिलर आंसर होगा, ये नहीं होगा कि डिफरेंट आंसर होगा। तो इसी तरह जब हम हमारे CFA के रिजल्ट्स आ जाते हैं कंप्लीट, तो हम जस्ट सेम में वही जो पहले आपने बताया कि 3 ही चीजें रिपोर्ट करते हैं ज्यादातर, जो मेन चीजें होती हैं, यानी कि बीटा है, स्टैंडर्ड एरर है और पी वैल्यू। टी वैल्यू कुछ रिपोर्ट करते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं करते। और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन मॉडल भी आ जाते हैं सर, जैसा कि सपोज हम मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि हम वेरिएबल से वेरिएबल जनरेट कर रहे होते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर में चले जाते हैं, कुछ में हम थर्ड ऑर्डर में भी चले जाते हैं। तो ये एडवांस मतलब यूज है जो कि हम टाइम के साथ सीखते हैं, बट बेसिक्स में यही है कि हम जस्ट एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं। तो इसमें हम सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर भी चला सकते हैं, रन कर सकते हैं अमोस में? जी सर, जी सर, बिल्कुल रन कर सकते, बट उसकी कुछ मतलब वही है कि कुछ उसकी मतलब है कि आपका डाटा इस काबिल है कि उसको सेकंड ऑर्डर पे जाया जा सके। मोस्टली हम मतलब कर तो लेते हैं, मैंने अपने कमिंग पेपर जो भी पब्लिश नहीं हुए उसमें मैंने सेकंड ऑर्डर भी यूज किया है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर मैंने यूज नहीं किया, सेकंड ऑर्डर तक मैंने यूज किया है। उसमें ये है कि आपके वेरिएबल्स तो रिलेटेड होने चाहिए ना। ठीक है, हाँ ठीक है, वो ऑपरेशनलाइजेशन उसकी हो कि वो सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, तो इसमें रन कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने सुना था कि अमोस में कॉम्प्लेक्स मॉडल रन नहीं करते, और इसका अच्छा मिनिमम सैंपल साइज कितना होना चाहिए? सर इसका डिफरेंट स्कॉलर्स ने आपको पता है डिफरेंट बताया है ना। नॉर्मली एक स्टेटमेंट पे 10 रिस्पोंडेंट लाजमी होने चाहिए, मतलब हमारी 30 स्टेटमेंट है तो 300 रिस्पोंडेंट होने चाहिए। अच्छा, सही है। जैसा कि मैंने अपने इस पेपर में शायद मेंशन किया है कि रिस्पोंडेंट की जो तादाद है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मिनिमम हमें सिंपल यू बता दें कि मिनिमम कितना सैंपल साइज हम इस पे रन कर सकते हैं अमोस पे? सर ये मैंने वही बात के स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है ना। अच्छा। कि हमने जो सपोज हमने स्टेटमेंट पूछी, हमारी टोटल स्टेटमेंट मेरी इस क्वेश्चन ईयर में सपोज 30 है, तो मिनिमम 300 होना चाहिए तो बेहतर है अमोस के लिए। ठीक है। और सपोज इस क्वेश्चन ईयर में 30 स्टेटमेंट पूछी हैं, तो 30 से मुराद है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दे 300 होगा तो बेहतर है, ये अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर।
कुछ स्कॉलर ने कहा कि 5 हो तो भी चलेगा, कुछ ने कहा 6 हो तो भी चलेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके रिजल्ट 5 से मल्टीप्लाई करके ठीक आ रहे हैं तो ओके है, बट मिनिमम जो है वो 10 तक हो तो बेहतर है, फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं। अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव जो है दूसरा, वो रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव जो है वेरिएबल्स हम वो रन कर सकते हैं? हम एक्चुअली जो अपना वर्क कर रहे होते हैं ये रिफ्लेक्टिव पे ही वर्क कर रहे होते हैं ना, या मोस्ट रिफ्लेक्टिव को ही कर रहा था, लेकिन मैंने सुना था रिफ्लेक्टिव। कि इसमें कोई अपडेट आई है कि इन्होंने अब फॉर्मेटिव भी चला सकते हैं इसके ऊपर, ऐसा है कोई? नहीं सर, अभी मैंने यूज नहीं किया पर्सनली, शायद अपडेट में आ गया हो। आपको पता है कि हम तो फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं, हम तो इसकी कीज भी ढूंढ के लगा रहे होते हैं, हम तो पेड बहुत कम यूज करते हैं ना, बिल्कुल सोर्सेज की वजह से ना। अच्छा, ऐसे है डॉक्टर साहब, बल्कि मैं जो ये रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर एंड जो स्कॉलर्स हैं हमारे पास आज की वर्कशॉप में ऑनलाइन है इस टाइम जो अटेंड कर रहे हैं, उनसे ये है कि हमारे पास लास्ट 6 मिनट है। इस लास्ट 6 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब से, आप मुस्तफीद हो। मैं तो यही कहूंगा मैक्सिमम आप क्वेश्चन सर से कर लें, हम फर्दर और सेशन भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम उसके ऊपर हम एडवांसमेंट के ऊपर हम इंशाल्लाह रखेंगे एक लेक्चर। जी, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है जी सर, लग रहा है कि माशाल्लाह सभी एक्सपर्ट हो गए हैं और सबको माशाल्लाह आ गया है, तो ये किसी पता को नहीं वो शर्मा रहे हैं या इनको समझ नहीं आई, कोई है सी इशू ऐसा? सर हमने तो पॉजिटिव रहना है ना, हमने तो यही सोचना है ना कि बस सबको आ गया है सर। जी, हमने ये सोचना। जी जी, प्रदीप साहब को क्वेश्चन कह रहे थे, बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं PhD स्कॉलर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस IUB. Thank you, Dr. Saab. It's a wonderful presentation. I have a question. What will be the maximum statement? क्योंकि मेरी जो स्टडी PhD चल रही है, we have selected at least 9th statement, 9th or 8th statement. So that will be yes because कि आपने जो यहाँ पे सारी practice की, that will be in the slot of the 4th statement या 3 statements पे की हैं. yes sir. So how can we handle the, yes please, how can we handle the results? It's no issue. You can use as much as values you want. It doesn't matter. Like if you want to use like for one variable you want to use 10 or 15 statement, it doesn't matter. Just Okay. you have to choose. You have to like write statement according to your variable. Okay. So if you are using more than 3, 4, 5 statements, it's better because you can remove some of the statements whose results are not similar, whose results are not good, whose loading are not good, whose average variance extracted is not good. So it's better to use maximum statements. If you have 6, 7 or 8 statements, let's see 3 statements results loading is not good, then you just remove these 3 statements and you can continue your study with the remaining 4 statements. So सर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स को लेके चलते हैं, मतलब 10-15 वैसे आप मतलब मैंने मतलब नॉर्मली पेपर्स में नहीं देखी, बाकी ये है कि होती भी है, आप सही कह रहे हैं कि एक पेपर में मैंने 8 तक स्टेटमेंट देखी है कि जो स्कॉलर्स ने यूज की हैं 8 स्टेटमेंट, उसमें होता क्या है कि मतलब 2-3 स्टेटमेंट्स के रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे होते, तो आप इसको CFA में रिमूव कर देते हैं। CFA में जब उसको रिमूव करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बेटर आ जाते हैं। तो ये इस सेंस में अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि आप ज़्यादा स्टेटमेंट लेके चलें। अगर सपोज आपके पास है ही 3 स्टेटमेंट, उसमें से एक स्टेटमेंट के रिजल्ट्स नहीं ठीक आए तो आप क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे तो मे बी पॉसिबल के रिजल्ट्स और ज़्यादा बुरे आ जाएं। तो ज़्यादा स्टेटमेंट्स का होना सर आई थिंक ये बेटर है। Yes, this is the main concern I just wanted to, because के मैं इसको handling का एक issue समझ रहा था, because my supervisor is saying that the same issue as you mentioned that if we have the maximum statement, so if the result is not supported, so we can exchange that. But I think so if we get the 8th or 9th statement for the per each factor, so that is it is very difficult to handle. Thank you very much for explanation. So I think so 6 to 7 or 4 to 6 is a good range to handle the statement.
Yes sir, yes What sir, you yes, suggest? you can say. ओके Thank जी you. सर, 4 5 6 से ये होता है ना कि सपोज एक दो स्टेटमेंट के रिजल्ट बात ये होता है कि लोडिंग अच्छी नहीं आती। मैंने अभी अपने जो मेरे अभी पेपर अंडर रिव्यू में चल रहे हैं उसमें मैंने 5 6 तक स्टेटमेंट पूछी हैं। ये हुआ कि 3 4 वेरिएबल में ये हुआ कि मुझे 2 स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट रिमूव करनी पड़ी। वजह क्या बनी है कि उसकी लोडिंग कम थी। जब लोडिंग कम थी, मेरे पास स्टेटमेंट ज़्यादा थी, रिमूव करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, आया कि मतलब वैल्यूज़ इनहांस हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, यानी कि मॉडल फिट मेजर्स अच्छे आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है सर। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया क्योंकि हमारा अभी सेकंड सेशन भी एंड हो जाएगा। तो काइंडली आप सिर्फ आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर दे दें कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी कौन सा सॉफ्टवेयर बड़ा फेवरेबल है डाटा एनालिसिस के लिए, स्मार्ट पीएलएस, अमोस या एम प्लस। सपोज ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास। सर स्मार्ट पीएलएस पे काम अगर करें तो वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अमोस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्मार्ट पीएलएस में ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट, आपके रिस्पोंडेंट अगर कम भी हैं तो भी चलेगा। मतलब मैंने जो मेरा रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ है उसमें मैंने जस्ट 87 मेरे रिस्पोंडेंट थे, तो 87 रिस्पोंडेंट पे मैंने स्मार्ट पीएलएस रन किया है और बिल्कुल अच्छे रिजल्ट। ये जो मेरा पेपर पब्लिश हुआ है इसमें मैंने जस्ट मेरे रिस्पोंडेंट 87 हैं, मतलब 87 पे भी रिजल्ट जो है वो अच्छे आए हैं। मतलब स्मार्ट पीएलएस की बहुत सा मतलब बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि कम डेटा पे भी काम कर सकते हैं, दूसरा आपकी अगर स्टेटमेंट्स कम है, सपोज अमोस को हम देखें तो उसमें तो ये है ना कि कम से कम स्टेटमेंट 2 3 तो होनी चाहिए, 3 से कम हो तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते, एक पे तो काम ही नहीं कर सकते ना हम। स्मार्ट पीएलएस पे क्या है कि 2 पे भी रिजल्ट्स आ जाते हैं अच्छे और 1 पे भी काम कर सकते हैं हम। कुछ एडवांटेजेस हैं स्मार्ट पीएलएस। बेहतर ये है कि स्मार्ट पीएलएस यूज किया जाए और वो इजी टू यूज है, और मेन चीज है कि वो इजी टू यूज है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब ऑन द बिहाफ ऑफ माय स्टूडेंट, माय हायर मैनेजमेंट एंड माय फैकल्टी। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। आपकी जो आज की ट्रेनिंग है इसमें से कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो हम आपसे रब्ता करेंगे सर। थैंक यू फॉर टुडे वर्कशॉप सर, वेरी एक्सीलेंट। थैंक यू फॉर टुडे टाइम। सी यू सर नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।